डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कॉलरैच लॉ। देखिए, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉट कर कर प्राप्त की जा सकती है, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसकी वैल्यू को हम ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसमें स्ट्रेट लाइन आती है, कर्व ग्राफ आता है और उस ग्राफ से हम एक्स्ट्रा प्लॉट करके मोलर कंडक्टिविटी की लिमिटिंग वैल्यू को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कॉलरैच ने अपना एक नियम दिया है। कॉलरैच लॉ के अकॉर्डिंग किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसके कटायंस की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और उसके अनायन की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर होती है। और जो कटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो अनायन से इंडिपेंडेंट होती है और अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो कटायन से इंडिपेंडेंट होती है। और इन दोनों का कंट्रीब्यूशन का जोड़ ही किसी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी की लिमिटिंग वैल्यू का निर्धारण करता है। देखिए यहाँ पर ये एक कटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इसमें x की मल्टीप्लाई कर दी, x यहाँ पर नंबर ऑफ कटायंस है तो ये बन गई कटायंस की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसी तरह से एक अनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में यदि हम नंबर ऑफ अनायन की मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाएगी अनायन की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इन दोनों की कंट्रीब्यूशन के जोड़ को ही हम इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये NaCl है तो यहाँ पर ये सोडियम आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस क्लोराइड आयन की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए BaCl2 है तो यहाँ पर बेरियम आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी प्लस क्लोरीन आयन के टोटल मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। देखिए यहाँ पर ये लैम्डा नॉट Cl माइनस, तो ये एक क्लोराइड आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी टोटल के लिए हमने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि BaCl2 के फार्मूले में 2 क्लोराइड आयन है। इसी तरह से Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो एल्युमिनियम आयन की टोटल मोलर कंडक्टिविटी और सल्फेट आयन की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर है। एल्युमिनियम आयन की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और सल्फेट आयन की टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर है। देखिए यहाँ पर एक एल्युमिनियम आयन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसमें कितनी की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की, तो ये बन जाएगी टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आयन। और ये सल्फेट आयन है, यहाँ पर एक सल्फेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा नॉट SO4 माइनस, तो टोटल सल्फेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बन जाएगी 3 इंटू लैम्डा नॉट SO4 माइनस। अब देखिए हम देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए जो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो भी कटायन की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन और अनायन की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन के जोड़ के बराबर होती है। अब देखिए ये कटायन अनायन का लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है। इसमें आप क्या करना होता है, जो एक आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको उस आयन के ऊपर जो चार्ज होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो उससे जो है एक लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूशन होता है आयन का उसकी वैल्यू आ जाती है। अब जैसे ये NaCl है तो इसमें Na+ की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको Na+ पे जो चार्ज है 1 उससे डिवाइड कर दिया, 1 को लिखते नहीं है तो ये पर यहाँ पर ये आ गई लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Na+। और यहाँ पर इसी तरह से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl- को Cl- के ऊपर जो चार्ज है 1 उससे डिवाइड कर दिया तो ये आ गई लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। इसी तरह से अगर हम ये BaCl2 के लिए Ba2+ का लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालें तो Ba2+ की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है
एक आयन की, उसको डिवाइड कर दिया हमने Ba2+ पे जो चार्ज है 2 उससे। इसी तरह से जो क्लोराइड आयन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है एक आयन की, उसको डिवाइड कर दिया Cl- पे जो चार्ज है उससे। तो कितना चार्ज है इस पर? एक, तो एक से डिवाइड कर दिया। इस तरह से AlCl3 देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम आयन कटायन की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको 3 से यदि हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि चार्ज 3 है, तो यह आ जाएगा लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Al3+। इसी तरह से Cl- की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको 1 से डिवाइड कर दें, तो ये Cl- की लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से देखिए लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी AlCl3 यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ गई। अब देखिए जनरली देखा गया है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो उसकी उस इलेक्ट्रोलाइट की लिमिट, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है वो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज ऑन कटायन या फिर टोटल चार्ज ऑन अनायन के बराबर होती है। देखिए आप जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है उसको उसके कटायन पर जितना चार्ज है या अनायन पर जितना चार्ज है, दोनों पर एक जैसा ही चार्ज होता है, बस साइन में डिफरेंस होता है, तो उससे यदि डिवाइड कर दे तो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू आ जाती है। अब देखिए एब्सोल्यूट आयनिक मोबाइलिटी क्या होती है और उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। देखिए एब्सोल्यूट आयनिक मोबाइलिटी क्या होती है। देखिए जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट में रखते हैं, किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लाकर 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर के पोटेंशियल ग्रेडियंट के बीच में रखते हैं, तो उसके जो आयंस होते हैं वो चलना शुरू कर देते हैं। तो जो उनके आयन की स्पीड होती है इस कंडीशन में वो कहलाती है एब्सोल्यूट आयनिक मोबाइलिटी। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? ये जो EMF होता है उसको आप इलेक्ट्रोड के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए तो ये बन जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यदि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 वोल्ट का है और जो सोल्यूशन है हमारा वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, तो इस तरह के पोटेंशियल ग्रेडियंट को लगाने पर जो आयन चलेंगे और उनकी जो स्पीड होगी उस स्पीड को बोलेंगे एब्सोल्यूट आयनिक मोबाइलिटी। और ये देखा गया है कि जो हमारी एब्सोल्यूट आयनिक मोबाइलिटी होती है ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो होती है किसी भी आयन की उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी किसी भी आयन की जो एब्सोल्यूट आयनिक मोबाइलिटी है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उस आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट मोबाइलिटी ऑफ द आयन। तो ये कटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट आयनिक मोबाइलिटी ऑफ कटायन, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट आयनिक मोबाइलिटी ऑफ अनायन। देखिए प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो ये कांस्टेंट आ गया। और ये देखा गया कि जो कांस्टेंट होता है ये 1 फैराडे के बराबर होता है और 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। तो देखिए यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाया तो यहाँ पर ये फैराडे आ गया। तो आयनिक मोबाइलिटी इज इक्वल टू हो गया एब्सोल्यूट आयनिक मोबाइलिटी इज इक्वल टू हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय 1 फैराडे। तो ये कटायन के लिए रिलेशन आ गया और ये अनायन के लिए रिलेशन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी आयन की, चाहे वो कटायन हो चाहे अनायन हो, उसकी आयनिक मोबाइलिटी उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या आयनर कंडक्टेंस डिवाइडेड बाय फैराडे यानी 96,500 कूलम के बराबर होती है। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ कोलराज लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको हम एक्सपेरिमेंटली ग्राफ की सहायता से कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे हम उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ग्राफ का एक्स्ट्रा प्लॉट करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मालूम कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके क्या कारण है? एक तो ये कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिसोसिएशन बहुत कम होता है और इनकी जो कंडक्टेंस होती है वो भी बहुत
कम होती है। इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए कॉलराज लॉ का सहारा लिया जाता है। अब कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल करा है। इस न्यूमेरिकल से आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब देखिए, इफ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl, HCl एंड CH3CONa, देखिए सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम एसीटेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 1 to 6.5, 1 to 6.4, 4 to 5.9 एंड 9 1.0 Simon centimeter square mole inverse respectively. What will be that of एसिटिक एसिड? तो एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? देखिए, एसिटिक एसिड क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी मोलर कंडक्टिविटी पूछिए। देखिए, इसमें क्वेश्चंस में ऐसा ही होता है कि आपको जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स दिए होंगे, उनकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी होगी और उनकी हेल्प से आपको वीक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी होगी और वीक इलेक्ट्रोलाइट की आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछवाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी मोलर कंडक्टिविटी जो होती है उसकी आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की कंट्रीब्यूशन का जोड़ होती है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की कंट्रीब्यूशंस का जोड़ होती है। तो अब एसिटिक एसिड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एसीटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और हाइड्रोजन आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर होगी। इसी तरह से NaCl की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी वो सोडियम और क्लोराइड आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के टोटल कंट्रीब्यूशन के जोड़ के बराबर होगी। इसी तरह से HCl और इसी तरह से सोडियम एसीटेट के लिए हम ये एक्सप्रेशन बना सकते हैं। और देखिए, इन NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, HCl की और सोडियम एसीटेट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यूज ये दे रखी है। तो देखिए, इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, इसको मान लिया इक्वेशन 3। यदि हम इन तीनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से सॉल्व कर दें, जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उस तरह से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर दें और इसकी वैल्यू निकाल लें, तो हमें जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड मिल जाएगी। तो देखिए, हमने क्या काम करा, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दिया। तो इक्वेशन 2 को लिखा, 3 को लिखा, दोनों को ऐड करा और फिर इसमें से ऐड करके देखिए ये आ गया, दोनों वैल्यू यहाँ पर जुड़कर ये आ गई 516.9। अब इसमें से हमने इक्वेशन 1 को घटा दिया क्योंकि हमें फाइनली एसीटेट आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और H+ आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमें इन दोनों को हटाना पड़ेगा। क्लोराइड आयन और Na+ की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हटाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसमें से इक्वेशन 1 को घटा दिया। तो देखिए, इसमें से ये घट गए, तो इसमें ये वैल्यू आई 516.9 में से 126.4 घटकर ये वैल्यू आ गई हमारे पास 390.9। तो ये वैल्यू आ गई हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+ आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन के जोड़ की, और यही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है एसिटिक एसिड की। एसिटिक एसिड देखिए, कॉरलाश लॉ की एक एप्लीकेशन ये भी है कि इससे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आप इलेक्ट्रोलाइट, आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट एनी कंसंट्रेशन पता है और यदि आप कॉरलाश लॉ की हेल्प से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायरेक्शन निकाल लें, तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की इस रेशो से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारी इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट हो जाएगी। देखिए, हमने 11th क्लास में भी इस एक्सप्रेशन को डेवलप किया था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग।
स्टूडेंट्स अब हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने के ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल करेंगे। अब जैसे न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा ऑफ द एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज 39.05 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यदि इसकी मोलर कंडक्टिविटी इतनी हो तो उस एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी, तो आपको जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर H+ आयन की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है और एसीटेट आयन की मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तो देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला ये है, यहाँ पर ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड जो है एसीटेट आयन और H+ आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के कंट्रीब्यूशन का जोड़ होता है। अब ये इंडिविजुअल आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज की वैल्यू दे रखी है, तो इनको हमने यहाँ पर रख दिया। इन दोनों को जोड़कर हमने ये वैल्यू निकाल ली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड करके हमने ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू निकाली और ये वैल्यू आ रही है हमारी 0.1। अगर परसेंटेज पूछी है आयनिक डिसोसिएशन की, आयोनाइजेशन परसेंटेज पूछी है, तो इसमें आप 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा ये भी आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितने % आयोनाइज या डिसोसिएट हुआ है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल और यहाँ पर है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 M acetic acid is this। देखिए मोलरिटी दे रखी है 0.001028 M एसिटिक एसिड और इसकी कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है 4.98 इंटू 10⁻⁵ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बताना है। यदि आपकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की है 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब देखिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू हमें दे रखी है। तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में देखिए ये रिलेशन रहता है। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू रख दी यहाँ पर 1000 और यहाँ पर ये मोलरिटी या कंसंट्रेशन दे रखी है, ये दे रही, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखकर ही हमने निकाल ली। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन निकाल ली। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें ये वैल्यू दे रखी है, तो दोनों को डिवाइड करके अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। जब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ इस फार्मूला को लगाकर यहाँ पर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए सी की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो सी की वैल्यू रखी है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दी, तो 1 माइनस दिस वैल्यू ऑफ अल्फा और इसको वैल्यू को रखकर हमने ये के की वैल्यू को यहाँ पर निकाल लिया है।